24 नवंबर 1859 एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन अपनी एक ऐसी किताब पब्लिश करते हैं जिसने पूरी दुनिया के नज़रिए को बदल कर रख दिया। इस किताब ने साइंस और रिलीजन इन दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। मैं बात कर रहा हूँ उस किताब की जिसे इवोल्यूशन के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, द बुक इन टाइटल द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। लेकिन जैसे ही इवोल्यूशन का नाम आता है, क्यों लोगों की मेंटालिटी चेंज हो जाती है, क्यों रिलीजियस टेक्स्ट नेचुरल सिलेक्शन को अपोज करते हैं, क्यों 10th के सिलेबस से थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को हटाया गया और ज़्यादातर साइंटिस्ट डार्विन की थ्योरी को गलत मानते हैं। क्या ये सिर्फ एक साइंटिफिक बहस है या इसके पीछे भी कुछ राज छुपे हैं? आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे इन्हीं सारे सवालों के जवाब। जानेंगे कि क्यों डार्विन की थ्योरी इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है और क्या सच में डार्विन हमसे कुछ छुपा रहा था। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज आप जो जानने वाले हैं वो शायद आपके सोचने के नज़रिए को बदल देगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। डार्विन की थ्योरी समझने से पहले अगर आपको ये पता नहीं कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है, तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। पर बेसिक बात की जाए डार्विन की थ्योरी की, तो वो कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट है वो सभी एक कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान पहले बंदर था, वो हमें ये बताना चाहते हैं कि इंसान और बंदर इन दोनों का एक कॉमन एंसेस्टर था। डार्विन इवोल्यूशन को समझाते हुए कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में सबसे अच्छा अडॉप्ट कर सकते हैं वही सर्वाइव करेंगे और वो आने वाले जनरेशन को प्रोड्यूस करेंगे। नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस में उन्हीं ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज आगे बढ़ती है जो ज़्यादा फिट होते हैं। इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल रहते हैं वही जिंदा रहेंगे, और ये प्रोसेस होने के लिए लाखों सालों का वक्त लगता है। डार्विन की हिस्ट्री जाने तो इनका जन्म 12 फरवरी 1809 में श्यूसबरी इंग्लैंड में हुआ था। एक्चुअली ये एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके फादर रॉबर्ट डार्विन एक सक्सेसफुल डॉक्टर थे, तो उनकी मर्जी थी कि डार्विन भी उनके नक्शे कदम पर चलकर एक सक्सेसफुल डॉक्टर बने। हालांकि उनको पता था कि डार्विन का इंटरेस्ट नेचर में ज़्यादा है, फिर भी उन्होंने 1825 में डार्विन को एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में मेडिसिन की स्टडी करने के लिए भेज दिया। और डार्विन को तो वहाँ पर इंटरेस्ट था ही नहीं, और वहाँ की हालत देखकर डार्विन अंदर से टूट गए। उस वक्त क्या होता था ना कि एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में सर्जरी सिखाई जाती थी, और शायद आपको याद होगा तो उस वक्त एनेस्थीसिया नहीं होता था। अब जिसे पता नहीं एनेस्थीसिया क्या होता है, तो आप इसे एक स्टेज मान सकते हैं कि पेशेंट की बॉडी में एक मेडिसिन इंजेक्ट करने के बाद पर्टिकुलर बॉडी का पार्ट कुछ देर के लिए डेड हो जाता है, और अगर उस वक्त वहाँ पर सर्जरी की जाए तो पेशेंट को वहाँ पर दर्द नहीं होता। मतलब ये सर्जरी बहुत फास्ट और पेनलेस फॉर्म में कंप्लीट हो सकती है। पर उस वक्त तो एनेस्थीसिया था नहीं, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द सहना पड़ता था, जो देखकर चार्ल्स डार्विन अंदर से डिस्टर्ब हो चुके थे। ये बात जब डार्विन के फादर को पता चली तो उन्होंने डार्विन को थियोलॉजी के अंदर स्टडी करने के लिए कहा और क्लेजीमैन को करियर बनाने के लिए फोकस किया। अब थियोलॉजी का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो रिलीजियस प्रैक्टिस को स्टडी करे, एक ऐसी स्टडी जो स्पेशली गॉड से रिलेटेड हो। जिस वजह से डार्विन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली और क्रिस्ट कॉलेज को अटेंड करना शुरू कर दिया क्लेजीमैन बनने के लिए। बट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाने रिसर्च की जाए। उस वक्त डार्विन एक नेचुरलिस्ट को ज्वाइन करते हैं और उन्हें अपना मेंटर बनाते हैं। और वो जब साउथ अमेरिका पहुंचे तब डार्विन ने वहाँ इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, वहाँ के फॉसिल्स कलेक्ट किए, और ये सब होने के बाद वापस वो शिप पर लौटाए। उनको वहाँ के डाइवर्स फ्लोरा और फौना ने बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर दिया और स्पेसीज डिस्ट्रीब्यूशन में पैटर्न दिखने शुरू हो गए। उसके बाद शिप ब्राज़ील, अर्जेंटीना और चिली की कोस्ट लाइन, माउंटेन और जंगल को एक्सप्लोर करता है। पर इन सबसे ज़्यादा डार्विन को कोई जगह पसंद आई और इंटरेस्टिंग लगी तो वो थी गैलापागोस आइलैंड। शायद आपने इस आइलैंड का नाम कभी ना कभी तो सुना ही होगा। डार्विन कहते हैं कि गैलापागोस आइलैंड की नेचुरल ब्यूटी और वहाँ का स्पेसिज्म डार्विन को थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की तरफ ले जा रहा था। An island world in the vast Pacific, born from fire, shaped by nature's mightiest forces, a land of astonishing beauty and astounding creatures. Creatures which are sometimes blessed by the island's abundance. वो जब गैलापागोस आइलैंड पर पहुंचे तब उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जगह इतनी मिस्टीरियस और इतनी इंटरेस्टिंग होगी।
ये आइलैंड साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट से दूर एक आइसोलेटेड और हार्श कंडीशन में था। डार्विन ने आइसलैंड पर बहुत यूनिक वाइल्ड लाइफ देखी। इस आइलैंड पर बहुत अलग अलग टाइप की फिंचेस दिख रही थी। फिंचेस का मतलब बर्ड की अलग अलग स्पीसीज थी। पर जब डार्विन उन बर्ड्स को नोटिस करते हैं तब उन्हें एक चीज अलग लगी। यहाँ पर सिर्फ बर्ड में ही वेरिएशन नहीं है, बल्कि बर्ड्स की बीक में भी वेरिएशन दिख रहा था। जो बर्ड की चोंच थी वो भी डिफरेंट वेरिएशन दिखा रही थी। जब डार्विन इस पर रिसर्च करता है तब उसने पाया कि लार्ज ग्राउंड फिंच की बीक टफ और लार्ज थी, जिससे वो हार्ड सीड को ब्रेक कर सकते थे। पर स्मॉल ग्राउंड फिंच जिसके के पास छोटी बीक थी वो स्मॉलर सीड को ब्रेक कर सकते थे। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें तो डार्विन ने ये कहा था कि जो बर्ड की बीक स्ट्रॉन्ग है, लार्ज है, तो उससे वो सीड्स को ब्रेक कर सकती है। और वही दूसरी ओर जो बर्ड इंसेक्ट को खाती है तो उनकी बीक पॉइंटेड और लार्ज होगी, जिससे वो ज़मीन से कीड़ों को उठा सकती है। डार्विन ये सब ऑब्जर्व करके एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। वो बताते हैं कि ये जितने भी बर्ड्स हैं उनकी बीक्स में वेरिएशन इस वजह से देखा जाता है क्योंकि इन्होंने खुद को अलग अलग कंडीशन में सर्वाइव करना सिखा लिया। मीन्स द चेंज इन द ऑर्गेनिज्म इज डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ सर्वाइबिलिटी। और ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग जगह पर वेरिएशन देखने के बाद डार्विन इन सबको नोट करते हैं और फॉसिल्स कलेक्ट करके वापस इंग्लैंड लौट जाते हैं। 2 अक्टूबर 1836 को वो अपने घर पहुंचते हैं और फिर से ये सालों तक रिसर्च करते हैं। माना जाता है इनकी रिसर्च 23 सालों तक चली। रिसर्च खत्म होने के बाद 24 नवंबर 1859 को ये अपनी सबसे ज़्यादा डिबेटेबल बुक को लॉन्च करते हैं, द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगर हम इस किताब को समझने की कोशिश करें तो इसे हम कुछ पॉइंट में समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्पीसीज इवॉल्व होती है नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू, जहाँ जो इंडिविजुअल ज़्यादा बेनिफिट के साथ क्लाइमेट को अडॉप्ट करता है वही सर्वाइव करेगा। पॉइंट नंबर 2, सब स्पीसीज एक कॉमन एंसेस्टर को शेयर करती है और एक नए स्पीसीज ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन के थ्रू अराइज होते हैं। पॉइंट नंबर 3, स्पीसीज का वेरिएशन इनहेरिटेंस है और ओवर प्रोडक्शन ऑफ। तो आते हैं इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की ओर, क्यों लोग डार्विन की थ्योरी को गलत समझते हैं। बेसिकली हम इसे 3 पार्ट में समझ सकते हैं। बाइबल में कहा गया है कि गॉड ने दुनिया 6 दिनों में बनाई और एडम और ईव पहले इंसान थे। कुरान में भी सिमिलर कहा गया है, बस यहाँ पर नामों में थोड़ा फर्क है, जहाँ हजरत आदम पहले इंसान थे और उनकी वाइफ हजरत हवा। जूडिज्म में भी सेम कहा गया है, एडम और ईव पहले इंसान थे जिन्हें मिट्टी से बनाया गया था। हिंदुइज्म में कहा गया है कि भगवान ब्रह्मा ने इस धरती पर पहले 2 इंसानों को बनाया, मनु और शत्रुपा। प्रोबेबली सभी रिलीजन में यही कहा जाता है कि इंसान को भगवान ने बनाया है। अब जब हम सबको यही बचपन से सिखाया जा रहा है और हमें आज पता है कि लोग एजुकेशन से ज़्यादा रिलीजन को प्रायोरिटी देते हैं, रिलीजन की बात आए तो सब इसे एक पर्सनल इशू समझने लगते हैं। बीच में कोई इंसान आ जाए और वो कहने लगे कि ह्यूमन इवोल्यूशन से फॉर्म हुए हैं तो ऑब्वियसली रिलीजियस ग्रुप इसको अपोज करेंगे ही। ऐसा ही हुआ डार्विन के साथ। जब डार्विन ने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक को पब्लिश किया तब बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप डार्विन को अपोज करने लगे। डार्विन को लगता था कि उसकी थ्योरी करेक्ट है, पर ये रिलीजियस साइड से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन रही थी। एक स्टडी हुई थी जिससे ये पता करा गया कि किस रिलीजन के लोग डार्विन की थ्योरी पर भरोसा करते हैं। तो वहाँ सबसे ऊपर बुद्धिज्म में 81% लोग डार्विन की थ्योरी पर भरोसा करते हैं और सेकंड नंबर पर हिंदुइज्म है 80% के साथ। पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वेदों में तो धरती के जन्म के बारे में अलग अलग कहानियां लिखी हैं, तो हिंदूज क्यों डार्विन की थ्योरी पर भरोसा करते हैं। एक्चुअली वेदों में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से सिमिलर माना जाता है, द स्टोरी ऑफ 10 अवतार। आपको पता ही होगा कि हिंदुइज्म में भगवान विष्णु के 10 अवतार एग्जिस्ट करते हैं। भगवान विष्णु का पहला अवतार कॉल्ड एज मत्स्य अवतार डिपिक्ट द फर्स्ट लाइफ इन द वाटर, और आगे आने वाले अलग अलग अवतार ह्यूमन की वॉरफेयर टेक्निक्स, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब करते हैं। मैं जब इस पर रिसर्च कर रहा था तब मुझे 10 अवतार पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। कुछ लोगों को लगता है कि इवोल्यूशन इज जस्ट अ थ्योरी। थ्योरी का मतलब होता है कि इमेजिनेशन या कोई हाइपोथेसिस, पर मैं उन्हें बताना चाहूंगा साइंटिफिक टर्म में थ्योरी किसे कहते हैं। एक्चुअली मेरे पास लिख कर है, यहाँ पर लिखा है अ वेरीफाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड दैट इज बेस्ड ऑन द बॉडी ऑफ एविडेंस एंड रिपीटेडली टेस्टिंग एंड कंफर्मिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड थ्योरी। इसका मतलब है जिस चीज को हम एक्चुअली वेरीफाई कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं और रिपीटेड टेस्ट के बाद जो प्रूफ होती है उससे थ्योरी कहते हैं। यही लोगों को समझना जरूरी है। लोगों को डार्विन को लेकर बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोगों को लगता है कि डार्विन ने ये कहा था कि ह्यूमन बंदर से इवॉल्व हुआ है,
पर वो लॉजिक देते हैं कि इंसान और बंदर के बीच में का कोई जानवर बताओ तब हम माने। तो सुनो यार, डार्विन कहते हैं कि इंसान और प्राइमेट्स कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान पहले बंदर थे, बल्कि इंसान और प्राइमेट्स इन दोनों की पूर्वज एक थे। वो हमें बताते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, निएंडरथल मैन, एस्ट्रोलोपैथिकस जैसे हम 9 कजन्स थे, जिसमें से हम एक बचे हैं और बाकी के जितने भी कजन्स थे वो इस एटमॉस्फेयर में सर्वाइव नहीं कर सके, जिस वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गए। वही तो डार्विन ने कहा था कि जो ऑर्गेनिज्म इस एनवायरनमेंट में फिट बैठता है वही सर्वाइव करेगा और जो नहीं वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। डार्विन ने इवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए जितने भी फॉसिल्स लाए थे वो एक्चुअली कंप्लीट रोड मैप नहीं क्रिएट करते। एक्चुअली फॉसिल्स में बहुत ज्यादा गैप देखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से साइंटिस्ट को एक प्रॉपर वे नहीं मिल पाता। बहुत सारे साइंटिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो रैंडम म्यूटेशन और अलग अलग चीज़ों से भी वो इफेक्ट कर सकती हैं। कुछ लेमार्किज्म की थ्योरी पर भरोसा करते हैं। अगर मैं आपको लेमार्किज्म का कॉन्सेप्ट समझाऊँ तो आप पक्का बोर हो जाओगे, बट शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँ तो लेमार्किज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कहा जाता है कि ऑर्गेनिज्म खुद अपने बॉडी में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करता है जिसकी वजह से वो इस एनवायरनमेंट में पर्टिकुलरली सर्वाइव कर सके। जैसे कि डक एक बर्ड है, बट उसके जो पैर हैं तो वो थोड़े डिफरेंट है बाकी के बर्ड से, जिस वजह से वो स्विम कर सकती है। तो माना जाता है कि डक के अंदर खुद से ये चीज़ डेवलप हुई। दूसरा एग्जाम्पल लोग देते हैं जिराफ का, जिसकी गर्दन लंबी हुई थी लेमार्किज्म के कारण। बेसिकली कुछ साइंटिस्ट 2 ग्रुप में बटे हुए हैं, एक तो डार्विन की तरफ और दूसरा जॉन गोल्ड्स की तरफ। अभी जॉन गोल्ड एक ऐसे बायोलॉजिस्ट थे जो कि बर्ड के स्पेशलिस्ट थे, जिनको बर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। और जैसे मैंने बताया था कि डार्विन ने वो बिग के बारे में एक थ्योरी दी थी, तो वैसे ही थ्योरी जॉन गोल्ड ने भी दी थी। तो लोग मानते हैं कि ये जॉन गोल्ड की थ्योरी डार्विन ने कॉपी की है। तो अभी ये पता नहीं है कि ये एक्चुअली हुआ था क्या, तो वो बाद में देखते हैं। तो वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। क्यों एनसीईआरटी ने 9th और 10th के सिलेबस से डार्विन की थ्योरी को हटा दिया? तो बात यह है कि क्लास 10th एनसीईआरटी से डार्विन की थ्योरी और पीरियोडिक टेबल इन दोनों को हटाया गया है ड्यू टू द एक्स्ट्रा करिकुलम। बोर्ड ये सोच रहा था कि इन दोनों टॉपिक्स को परमानेंटली हटाया जाए, बट कुछ साइंटिस्ट और टीचर इसको अपोज कर रहे हैं। तो देखते हैं बोर्ड एक्चुअली क्या करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कुछ करना ही है तो हमारे नए वीडियो का वेट कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद।